प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं 7वीं क्लास की हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तक से 15वां पाठ नीलकंठ। ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। हम इसके प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। इस पाठ में महादेवी जी ने ये एक तरह से वृत्तांत है, उन्होंने अपना वृत्तांत लिखा है कि वो उनको पशु पक्षियों को पालने का बड़ा शौक था। उन्होंने एक मोर को पाला, मोर मोरनी का जोड़ा मोर था नीलकंठ। उसके बारे में ही उन्होंने ये पूरा वृत्तांत लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, किस तरह से उन्होंने मोर मोरनी ने उनके जीवन को प्रफुल्लित कर रखा था। लेकिन अचानक से ही एक दूसरा मोर है या मोरनी कुब्जा, वो उनको लाती है महादेवी जी और उसका उपचार करती है। लेकिन उसके आने से इतना कलह हो जाता है नीलकंठ के जीवन में और अंत में वो अपने प्राण त्याग देता है। तो इस तरह से इस छोटे से पाठ के द्वारा उन्होंने पशु पक्षियों के भी मन के जो उनके भाव हैं वो बताए हैं कि उनमें भी इस तरह के भाव, ईर्ष्या, द्वेष, प्रसन्नता ना सभी भाव होते हैं, लगाव। तो आइए हम इनके प्रश्न उत्तर पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं? प्रश्न उत्तर है इसका, मोर की गर्दन नीली होने के कारण उसका नामकरण नीलकंठ हुआ और मोरनी का सदैव नीलकंठ की छाया की तरह उसके साथ रहने के कारण उसका नाम राधा पड़ा। दूसरा प्रश्न है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? आंसर है, अपने निवास स्थान में 2 नए मेहमानों को देखकर बाड़े के अन्य जानवरों में ऐसा कौतूहल जागा मानो घर में कोई नववधू का आगमन हुआ हो, जिससे वह बहुत प्रसन्न थे, परंतु अपनी तरफ से इस बात को भी देखना चाहते थे कि नए मेहमान कैसे हैं। सर्वप्रथम कबूतर नाचना छोड़कर दोनों के आगे पीछे घूमकर गुतरगू करने लगे, मानो उनका निरीक्षण कर अपनी सहमति प्रकट कर रहे हों। उसी तरह सारे खरगोश एक ही क्रम में शांत भाव से बैठकर सभापदों की भांति निरीक्षण कर रहे थे। तो खरगोश के बच्चों के लिए तो खेल कूद का कार्यक्रम ही चल पड़ा। वे इन दोनों के आसपास कूद रहे थे। तोते को एक आंख बंद कर चुपचाप उनको देखकर अपनी तरफ से निरीक्षण में लगे थे। तीसरा क्वेश्चन है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? चेष्टाएं यानी कि वो क्या क्या करता था, नीलकंठ लेखिका को लुभाने के लिए क्या क्या करता था। इसका आंसर है, लेखिका को नीलकंठ की निम्नलिखित चेष्टाएं बहुत भाती थी। उदाहरण के लिए नीलकंठ वर्षा ऋतु के समय जब अपने इंद्रधनुष के गुच्छे के समान पंखों को मंडलाकार बनाकर नाचता और राधा उसका साथ देती। वो मनोहारी दृश्य देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध हो जाती थी। लेखिका कहती है, नीलकंठ जैसे जाने कैसे ये भांप गया था कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता था। बस जब भी लेखिका उसके समक्ष होती तो नृत्य भंगिमा की मुद्रा में खड़ा हो जाता। नीलकंठ की लेखिका को प्रसन्न करने की चेष्टा लेखिका को बहुत पसंद था। लेखिका के अनुसार नीलकंठ की चोंच के प्रहार ने सांप के 2 टुकड़े कर दिए थे, परंतु जब वह लेखिका के हाथ से भुने चने खाता तो लेखिका को तनिक भी हानि नहीं पहुंचाता था, है ना। तो यानी कि पक्षी भी समझते हैं कि कहाँ पर उन्हें कठिन चोट प्रहार करना है और कहाँ पर उन्हें हल्का स्पर्श रखना है ना। नीलकंठ का दयालु स्वभाव और सबकी रक्षा करने की चेष्टा आदि लेखिका को बहुत प्रिय थी। प्रश्न नंबर 4 है, इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? इसका उत्तर है, लेखिका के द्वारा कुब्जा मोरनी को लाना इस घटना की ओर संकेत करता है। नीलकंठ, राधा व अन्य सभी पशु पक्षी साथ मिलकर बड़े ही आनंद से उस बाड़े में रहते थे, परंतु कुब्जा मोरनी ने उन सबके इस आनंद में भंग कर दिया था। उसको किसी भी पशु पक्षी का नीलकंठ के साथ रहना पसंद न था। जो भी कोई उसके पास आना चाहता वह उसे अपनी चोंच से घायल करके भगा देती थी। यहाँ तक कि उसने ईर्ष्यावश राधा के अंडों को तोड़ फोड़ दिया था। उसके स्वभाव के कारण नीलकंठ अकेला व खिन्न रहने लगा। जैसे बाड़े की तो शोभा ही चली गई। तभी लेखिका कहती है कि आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा। प्रश्न नंबर 5 है, वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? वसंत ऋतु के आरंभ होते ही अपने स्वभाव के कारण नीलकंठ अस्थिर हो जा उठता था।
वर्षा ऋतु में जब आम के वृक्ष मजरियों से लद जाते थे, अशोक का वृक्ष नए गुलाबी पत्तों से भर जाता था, तो वह बाड़े में स्वयं को रोक नहीं पाता था। उसे मेघों के उमड़ आने से पूर्व ही इस बात की आहट हो जाती थी कि आज वर्षा अवश्य होगी। वह उसका स्वागत करने के लिए अपने स्वर में मंद केका करने लगता और उसकी गूंज सारे वातावरण में फैल जाती थी। उस वर्षा में उसका मनोहारी नृत्य करने के लिए वह अधीर हो उठता और जालीघर से निकलने के लिए छटपटा जाता था। जालीघर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे, पर कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? इसका उत्तर है, कुब्जा स्वभाव से ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की थी। इसके विपरीत जालीघर के सभी पशु पक्षी मिलनसार स्वभाव के थे, उनमें आपसी प्रेम था, परंतु स्वभाव से ईर्ष्यालु कुब्जा को ये पसंद ना था। वह सबको हमेशा प्रताड़ित करती थी। उसका मुख्य उद्देश्य सबको नीलकंठ से दूर रखना था। वह नहीं चाहती थी कि नीलकंठ के पास कोई भी आए। इसके लिए उसने सभी पशु पक्षियों को अपनी चोंच से घायल किया था। यहाँ तक कि उसने राधा को घायल कर उसके अंडों को नष्ट कर दिया। इसके कारण सब उससे दूर रहते थे। यहाँ तक कि नीलकंठ भी उससे डर के मारे भागने लगा था। अब आगे देखिए, रूप शब्द से कुरूप, स्वरूप और बहुरूप आदि शब्द बनते हैं। इसी प्रकार नीचे लिखे शब्दों से अन्य शब्द बनाइए, जैसे गंध, रंग, फल, ज्ञान। ये देखिए, गंध, गंधक, दुर्गंध, सुगंध। रंग से बेरंग, रंग बिरंगा, रंग रोगन। फल से सफल, असफल, विफल। ज्ञान से है अज्ञान, सद्ज्ञान और विज्ञान। प्रश्न नंबर 2 देखिए, विस्मयाभिभूत शब्द विस्मय और अभिभूत दो शब्दों के योग से बना है। इसमें विस्मय के य के साथ अभिभूत के अ के मिलने से या हो गया है। ए आदि वर्ण है। ये सभी वर्ण ध्वनियों में व्याप्त है। व्यंजन वर्णों में इसके योग को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे क प्लस ए बराबर क इत्यादि। ए की मात्रा के चिन्ह, ये की मात्रा चिन्ह से आप परिचित हैं। ए की भांति किसी शब्द में आ के जुड़ने से आकार की मात्रा ही लगती है, जैसे मंडल प्लस आकार, मंडलाकार। ये आ की मात्रा लग गई है इसको। मंडल और आकार की संधि करने जोड़ने पर भी मंडलाकार ही बनता है ना। और मंडलाकार शब्द का विग्रह करने तोड़ने पर मंडल और आकार दोनों अलग होते हैं। ये अलग हो गए आकार और मंडल। नीचे दिए गए शब्दों के संधि विग्रह कीजिए। आपको क्या करना है, इसका संधि विग्रह करना है। ठीक है, संधि विग्रह, नील प्लस आब, नील प्लस आब नीलाब। नव प्लस आगंतुक नवागंतुक। और सिंहासन, सिंह प्लस आसन सिंहासन। मेघाच्छन्न, मेघ प्लस आच्छन्न। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, निबंध में आपने ये पंक्तियां पढ़ी हैं। मैं अपने शॉल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। इन पंक्तियों में एक भाव चित्र है। इसके आधार पर कल्पना कीजिए और लिखिए कि मोर पंख की चंद्रिका और गंगा की लहरों में क्या क्या समानताएं लेखिका ने देखी होंगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। इसका आंसर है, मोर पंख की चंद्रिका सुंदर और चमकदार गहरे रंग की होती है। मृतक मोर नीलकंठ को जब लेखिका ने संगम पर ले जाकर वहां प्रवाहित किया बीच धारा में, तो उसके पंखों की चंद्रिकाएं पानी में फैलकर तैरने लगी, जिसके कारण गंगा का चौड़ा पाट मयूर पंख के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की किन विशेषताओं का उल्लेख होता है, या उसके स्वभाव की विशेषता लिखिए आप। इसका आंसर इस तरह लिख सकते हैं, एक दिन जब खरगोश के शावक साथ खेल करते उछल कूद कर रहे थे, तो जाली के भीतर कहीं से एक सांप घुस आया। उसको देखकर सभी पशु पक्षी तो भाग गए, पर सिर्फ एक खरगोश का शावक न भाग पाया और सांप उसे निगलने का प्रयास करने लगा। खरगोश का शावक उसकी कैद से छूटने के प्रयास में क्रंदन करने लगा। नीलकंठ ने जैसे ही उस क्रंदन को सुना, वह पेड़ की शाखा से कूदकर सांप के समक्ष आ खड़ा हुआ और अपने पंजों से सांप के फन को दबाया और चोंच के प्रहार से
2 ही पल में उसके टुकड़े कर दिए। इस तरह उसके शावक को सांप की पकड़ से बचा लिया। नीलकंठ स्वभाव से दयालु प्रवृत्ति का पक्षी था, तभी तो खरगोश के बच्चे को लेकर सारी रात बैठकर उसको ऊष्मा देता रहा। नीलकंठ एक सजग व सचेत मुखिया था। जिस तरह घर का मुखिया अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत और सजग रहता है, उसी तरह नीलकंठ अपने जाली घर के जीव जंतुओं के लिए था। नीलकंठ एक साहसी मोर था। नीलकंठ साहस के कारण ही उसने खरगोश को सांप से बचा लिया था। अगर वह साहस न दिखाता तो खरगोश न बच पाता। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न उत्तर हो गए। अब आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और प्रश्नों के उत्तर याद कीजिए। ठीक है।